सो सीआर के अंदर एक पार्ट है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी था और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के सम्स करेंगे जो मेनली मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ये टॉपिक से रिलेटेड है। सो व्हेन आई आस्क यू, मर्जर्स और एक्विजिशन, दो वर्ड लिखा है मैंने, दोनों सेम है कि अलग अलग होता है? हाँ, तो क्या डिफरेंस है? सॉरी, नहीं वैसा वो इतना डिटेल नहीं। मर्जर और एक्विजिशन वर्ड में डिफरेंस क्या है? मर्जर मतलब क्या होता है? दो कंपनीज मिक्स होके, मतलब मर्ज होके एक न्यू कंपनी बनती है। मतलब सिंपल, ए लिमिटेड बी लिमिटेड मर्ज होके ए बी लिमिटेड, बराबर है। जैसे फॉरेन में आर्सलर कंपनी और मित्तल कंपनी, आर्सलर मित्तल, मतलब ऐसा, तो ये हो गया मर्जर। लेकिन एक्विजिशन क्या होता है? ए लिमिटेड एक्वायरिंग बी, तो कौन सी कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी? ए रहेगी, बी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। जैसे टाटा स्टील ने भूषण स्टील को खरीद लिया, तो अभी कंपनी का नाम टाटा स्टील ही है, भूषण स्टील उसके अंदर ही आ गई बस खाली। ठीक है, तो दैट इज एक्विजिशन। दोनों में डिफरेंस समझा? सो ए भी होता है मर्जर, ए ही रहेगा एक्विजिशन। क्यों करते हैं? मतलब क्यों एक्विजिशन या मर्जर करते हैं? बेनिफिट क्या है? कैसे ग्रोथ बताओ, कैसे? नहीं समझा, ग्रो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो उस बेनिफिट को क्या बोलते हैं? उसको सबसे मेन रीजन होता है मर्जर का, जो बेनिफिट है ना, उसको बोलते हैं, ये वर्ड सुना है? सिनर्जी गेन। सिनर्जी गेन मतलब क्या? मतलब है जैसे मतलब मॉड्यूल का लैंग्वेज अगर बोलूंगा ना, तो 1+1=3, नॉट 2। वो बता दो आप लोग क्या होता है। अब से फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लगता हूं, सिप्ला ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फिर ग्लैक्सो ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। लेट्स से बोथ आर मैन्युफैक्चरिंग कफ सिरप, ठीक है। प्रोडक्ट समझो इसका बेस्ट है और इसका ओके है, और सेल्स टीम जो मार्केटिंग टीम होती है, इसकी ओके टीम है, इसकी बेस्ट टीम है। तो इनका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन मार्केटिंग वाले ओके ओके है, तो भी 100 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है। और इनका प्रोडक्ट ओके है लेकिन बेचने वाले अच्छा सा बेच देते हैं, तो इनका भी 100 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है। ठीक है, अब इन लोग अगर मर्ज हो जाए तो क्या करेंगे? इन लोग ये प्रोडक्ट हटा देंगे मार्केट से और ये टीम हटा देंगे। तो अब क्या होगा? बेस्ट प्रोडक्ट मार्केटेड बाय बेस्ट टीम, तो सेल्स 200 करोड़ ही होगा ना? नहीं, ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। तो समझो 220 करोड़ हो गया, तो इसमें जो एक्स्ट्रा 20 करोड़ का फायदा हुआ ना, उसको बोलते हैं सिनर्जी गेन। समझा? ये 1+1=3 वो लॉजिक है ना। अब सिनर्जी गेन मतलब फायदा होता है, लेकिन फायदा किस तरह से होता है? हमारा सेल्स बढ़ता है वो फायदा, कि कॉस्ट कम होता है फायदा? दोनों हो सकता है। तो सेल्स बढ़ने का फायदा मतलब ये रीजन, ये एग्जांपल, सेल्स बढ़ गया, कॉस्ट कैसे कम होता है? अब जैसे इसी एग्जांपल में देखो, एक टीम हटा दी तो उसका सैलरी वो सब कॉस्ट बच गया, बराबर है। अच्छा, इन लोग जब 2 जन थे तो दोनों को एडवर्टाइज करना पड़ता था, मतलब एक दूसरे को कंपीट करने के लिए एडवर्टाइज करना पड़ेगा, तो ह्यूज कॉस्ट लगता होगा। अब जब वो दोनों साथ में हो गए तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी कम करने की जरूरत है, तो वो सब खर्चा बच गया। तो ये तो होता ही है, और भी कोई और तरीका बताओ कॉस्ट बचाने का, मतलब कॉस्ट कैसे बचता है? नहीं मतलब वो सिनर्जी, मुझे आपको खरीद के क्या फायदा हो रहा है, मैं वो पूछ रहा हूं। अब जैसे एक एग्जांपल, तो ये रियल एग्जांपल है, बट किंगफिशर एयरलाइंस आपने सुना है? विजय माल्या की कंपनी। तो एक और कंपनी थी जो लो कॉस्ट कैरियर थी, एयर डेक्कन, ये सुना है आपने कभी? नहीं। इंडिया में जो फर्स्ट लो कॉस्ट एयरलाइन समझते हैं? मतलब पहले क्या होता था, अगर मैं बोलूं 90s में अगर मुंबई टू दिल्ली भी जाना है ना फ्लाइट से, तो भी 10-10-15 हजार की टिकट आती थी, अभी 3,000 की आती है। एक्चुअली देखा है तो इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट बढ़ना चाहिए ना, अभी कम हो गया प्राइस। क्यों?
तो इन्होंने ये सबसे पहले इंडिया में जो एयरलाइन जिसने लो कॉस्ट वाला बिजनेस स्टार्ट किया था वो एयर डेक्कन थी, स्टार्टेड बाय कैप्टन गोपीनाथ। उसने क्या किया, पुराने एयरक्राफ्ट जो छोटे बड़े भी नहीं, जो यू नो प्रोपेल कौन सा जिनके आगे पंखा होता है वो अलग से, तो उसमें खाली 100 सीटर जितना होता था, 80-100 सीटर, ज्यादा बड़ा नहीं होता था। तो वो सब एयरक्राफ्ट खरीदे, और वो क्योंकि पुराने थे, सेकंड हैंड भी थे और लो कॉस्ट वाले थे, तो वो खरीदे। तो उनका अभी अगर मेरा कॉस्ट ही कम हो गया तो मैं सेलिंग प्राइस भी कम चार्ज कर सकता हूं ना। प्लस कोई फैसिलिटी नहीं, मतलब उसमें स्टार्टिंग जब स्टार्ट किया था तो सीट भी अलॉट नहीं होती थी। मतलब आपकी सीट है लेकिन वो गेट पे जैसे छोड़ दिया, भाग के पकड़ लो, जो पकड़ा वो आपका। हाँ अच्छा, अंदर कोई फूड भी फ्री नहीं था, सब चार्जेबल, पानी चाहिए चार्जेबल, फूड चाहिए चार्ज, सब चीज चार्ज, मतलब बेसिक एम्यूनिटीज वाला था, और लेस वो सब करके रखा। सो बेसिकली वो मास को अट्रैक्ट करने के लिए कि अगर उस वक्त एयर इंडिया भी 10,000 में जा रहा था, इन्होंने 5,000 में चालू कर दिया, तो सीधा आधे में जा रहा है, तो लोग क्या सोचेंगे, थोड़ी सी तकलीफ होगी, 1.5 घंटे की तो तकलीफ होगी ना, एडजस्ट कर लेंगे, अपने को बचता है ना, तो वो करके। और मेंटेलिटी वही थी कि एयरलाइन वॉज ऑलवेज है ना कंसिडर्ड एज लग्जरी एट दैट टाइम। उसको मासेस पे लेके आना और नॉर्मल करना, ये पहले एयर डेक्कन ने स्टार्ट किया। तो इसने ना बहुत बड़ा स्टेक ले लिया मार्केट में, मतलब बड़ा मार्केट शेयर समझता है, मार्केट शेयर अगर समझो 100 पैसेंजर जा रहे हैं तो उसमें से 40 इसके पास से जा रहे हैं, और बाकी सब मिला के एयर इंडिया बोलो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया में भी 2 थे, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया अलग अलग थे, मालूम है? नहीं मालूम। पहले एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस अलग थे। एयर इंडिया वॉज ओनली फोकस्ड फॉर आउटसाइड इंडिया, इंडियन एयरलाइंस वॉज फोकस्ड फॉर विद इन इंडिया, डोमेस्टिक के लिए, ठीक है। फिर वो दोनों मर्ज हो गए, ठीक है। तो किंगफिशर एयरलाइंस जब स्टार्ट किया, उसने प्रीमियम ब्रांड रखा अपने आप को, मतलब लो कॉस्टिंग, हाई एंड। 10,000 जैसे 10 का उसने 5 किया था, इसने 10 का 12 या 13 कर दिया, मतलब और महंगा लूंगा लेकिन अच्छा सर्विस दूंगा, आपको बेस्ट ऑफ द फूड मिलेगा, एयर हॉस्टेस बेस्ट होगी सॉरी, बट एक्चुअल में तो वही उसने वो मतलब फील वो दिया कि प्रीमियम क्लास है आपका, इकोनॉमी में आपको बिजनेस क्लास का फायदा होगा। तो वो उसने स्टार्ट किया, उसका कंसेप्ट राइट था, लेकिन क्या था, उसने वो एक्चुअली डेट मैनेज नहीं कर पाया, इसलिए वो बंद हो गई और जो भी वो भागना पड़ा उसको। तो ये है ना नंबर 5 पे आ रहा था, मतलब इतना भी करके भी नंबर 5 में, क्योंकि जो ये 5,000 में लेके जा रहा है, एयर इंडिया 10,000 में लेके जा रहा है, ये 13,000 में लेके जा रहा है, तो सारी पब्लिक नहीं आएगी ना, तो इसके पास मार्केट शेयर कम था। अब मार्केट शेयर कम होगा तो लीडर नहीं है, ये 5th नंबर पे है, लीडर बनना था उसको, नंबर 1 पोजीशन। तो उसने क्या किया, सबसे बड़ा था एयर डेक्कन, तो ये समझो फॉर एग्जांपल उससे बड़ा पहले एयर इंडिया था, क्योंकि उसके पास रूट्स बहुत थी, रूट्स में समझता ना, सारे रूट्स पे एयर इंडिया था, और इनको सारे रूट्स का अलाउड नहीं था कुछ जगह पे, तो समझो नंबर 1 ये था, ये नंबर 2 था, 3, 4 और 4 और कोई हो गया, 5th था, ठीक है। अब समझो फॉर एग्जांपल इसके पास है 30% मार्केट शेयर, इसके पास है 26%, इसके पास है समझो 10%, और बाकी सब ऐसा मिक्स करके इसने क्या किया, इसको खरीद लिया। अब कितना शेयर हो गया, 36%, तो सीधा लीडर बन गया। लीडर का एडवांटेज क्या होता है, लीडर होने का एडवांटेज तो तभी तो खरीदा, तो होता है क्योंकि लीडर होता है तो डिक्टेट कर सकता है, इसके पास मेजोरिटी है ना। अब जैसे इलेक्शन में भी क्या होता है, जो जिसके पास मेजोरिटी वही पावर में होता है, तो ये लीडर होगा तो प्राइस ये डिसाइड करेगा, प्राइसिंग पावर इसके पास है, ठीक है। अच्छा, इसके पास जो लाइसेंसेस थे वो भी इसके हो गए, तो उस वक्त है ना आउटसाइड इंडिया स्टार्ट करने का लाइसेंस इसके पास था, इसके पास नहीं था, इसको खरीद लिया तो इसके पास भी आ गया कि मैं भी आउटसाइड दुबई ये सब जगह स्टार्ट कर सकता हूं, ठीक है, वो कर लिया। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, कॉस्ट कैसे बचता है। अगर समझो ये दोनों अलग अलग होते थे तो एयरपोर्ट पे 2 काउंटर होंगे, एयर डेक्कन का अलग, किंगफिशर का अलग, 2 काउंटर, तो रेंट देना पड़ता है ना एयरपोर्ट अथॉरिटी को, और अगर समझो 50 जगह है एयरपोर्ट्स पे उनका, तो 50 जगह रेंट देना पड़ेगा, फिर 50 जगह स्टाफ रखना पड़ेगा, तो उसकी सैलरी देनी पड़ती है। अब क्या हो गया, दोनों मर्ज हो गए, एक ही काउंटर, इसी में किंगफिशर भी है, इसी में एयर डेक्कन भी जा रहा है, एक आधा रेंट, समझ में आया, हाफ रेंट हाफ सैलरी, तो कॉस्ट बच गया, तो कॉस्ट बच गया तो वो उससे भी प्रॉफिट बढ़ेगा। सो सिनर्जी गेन इज इन 2 टाइप्स, इंक्रीज इन सेल्स, डिक्रीज इन कॉस्ट। एक और बेनिफिट इसको क्या मिलता था, और जिसके वजह से वो मरा, एक्चुअली मतलब जिसकी वजह से उसने अपना नाम खराब किया, ये प्रीमियम सेगमेंट था और ये लो कॉस्ट सेगमेंट था। अब समझो इसके पास भी एक एयरक्राफ्ट है 100 सीटर, इसके पास भी एक 100 सीटर,
जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, और मुंबई टू दिल्ली जा रहे हैं, इसमें ना 30 बुकिंग हुई है, ठीक है, इसमें 60 बुकिंग्स हुई है। अगर दोनों अलग है तो अलग अलग जाना पड़ेगा, 2 बार जाना पड़ेगा, 2 बार पेट्रोल मतलब एविएशन फ्यूल लगेगा, कॉस्ट लगेगा कि नहीं। इसने क्या किया उस वक्त, ऐसा थोड़ा ये किया कि इधर 30 है इधर 60 है, तो ये फ्लाइट कैंसिल कर देता था और इसको इधर शिफ्ट कर देता था। देखो फर्स्ट क्लास को सेकंड क्लास में नहीं ले सकता है, बट सेकंड वाले को बोले तुमको फ्री में आपको किंगफिशर मिल रहा है, तो ये क्यों ना बोलेगा, बराबर है। बट लेकिन उससे क्या हो गया, इनको प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम होने लग गई। अब वो किंगफिशर बुक करना बंद कर दिए, लॉजिकल समझ में आया। तो उसका ये मेजर प्रीमियम वाला सेगमेंट जो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाला है, वही अगर खत्म होने लग गया, ये लो कॉस्ट में तो क्या 5-6% कमाता था, इधर 30-30, 40-40% कमाता था, 40 वाला जाएगा तो फिर वो तकलीफ होगी ना। और उस वक्त पेट्रोल ये सब एविएशन फ्यूल के प्राइसेस भी बढ़ गए, इसने जो लोन लेके रखे थे उनका इंटरेस्ट नहीं चुका पाया, कुछ फंड्स उसने डाइवर्ट भी कर दिया, तो ये सबसे अल्टीमेटली ही कुड सी के ही कुड नॉट रिवाइव द बिजनेस, तो वो चला गया वो, ठीक है। बट अगर वो उसको प्रॉपरली चलाता था ना, तो इट वुड हैव बीन नंबर 1 एयरलाइन नॉट ओनली इन इंडिया, इट वुड हैव बीन नंबर 1 एयरलाइन इन द वर्ल्ड। उसको मैनेज नहीं कर पाया, वो अलग बात है, ठीक है। विच प्रोबेबली वी ऑल मतलब नॉर्मली इट इज फेल्ट दैट एयर इंडिया जो अब टाटा के अंडर आ गई है, ये वापस हो जाएगी नंबर 1 एयरलाइन इन द वर्ल्ड। एनीवेज मैं आपको बताता हूं 1960s में वर्ल्ड की नंबर 1 एयरलाइन एयर इंडिया थी। ये जो उस वक्त के जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या बैंड्स जैसे बीटल्स सुनो ना, वो लोग एयर इंडिया प्रेफर करते थे। अगर उनको लंदन से यूएस भी जाना है तो, और एयर इंडिया ऑप्शन है ना, तो वो प्रेफर करते थे क्योंकि इतना सर्विस अच्छा था। और फिर जैसे ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में आया तो फिर देन यू कैन अंडरस्टैंड, तो वो सर्विसेज खराब हो गई, दे कुड मैनेज। एनीवेज गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस करना, ठीक है, दे कैन गवर्न बट बिजनेस नहीं करना चाहिए उनको, तो वो मैनेज बराबर नहीं हुआ, इसीलिए एयर इंडिया की हालत खराब हो गई, ठीक है। बट ये इसको सिनर्जी बोलते हैं। दूसरा फायदा होता है, एक तो इंक्रीज इन मार्केट शेयर, ये तो मैंने अभी समझाया आप लोगों को कि सीधा मैं लीडर बन जाता हूं, मैं ऐसे छोटा प्लेयर हूं, ऐसे सीधा नंबर 1 प्लेयर हो गया, तो लीडर के अपने बेनिफिट्स होते हैं। थर्ड, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हायर कैपेसिटी। हायर कैपेसिटी का फायदा क्या होता है, अगर मेरी कैपेसिटी बढ़ गई प्रोडक्शन की, तो मेरे लिए फायदा क्या है, जितना मास स्केल में करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है। आपने सुना होगा ना इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। अगर मैं समझो 10 ही यूनिट बनाता हूं तो 10 खरीदता हूं, उसके बाद 100 खरीदने वाला हूं, तो मैं सप्लायर से बार्गेन कर सकता हूं, अभी तक 10 करता, अभी 100 खरीदूंगा, तो मेरे को और डिस्काउंट करके दे, तो करके देगा, ठीक है। तो मेरा कॉस्टिंग कम होते जाएगा और मेरा मार्जिन बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटी इंक्रीजेस and not only increasing capacity, diversification. What do you mean by the word diversification? वो डाइवर्सिफाई नहीं हुआ है, तो तुम उसी बिजनेस में ना। डाइवर्सिफिकेशन मतलब इन अदर लाइन ऑफ बिजनेस, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है आईटीसी। आईटीसी इज प्राइमरली सिगरेट कंपनी, बराबर है, लेकिन और देट इज मोनोपोली बिजनेस एंड कैश रिच, एब्सोल्युटली कैश रिच, मतलब उसके पास 20-20 हजार करोड़ रुपए बैंक बैलेंस रहता है, सो भी कोई तकलीफ नहीं। लेकिन 2006-7 के बाद उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है, सिगरेट का बिजनेस। क्यों, उसका रीजन मालूम है क्या रीजन था, यू विल बी सरप्राइज टू नो वो डिसीजन उन्होंने क्यों लिया। 2004 में ना स्टैंचार्ट मुंबई मैराथन हुआ था, मुंबई मैराथन, तो वो जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त कोई उतना हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहे, सब अपने सुबह उठ के ऑफिस जाओ, ये जब चालू हुआ तो लोगों में अवेयरनेस आई, तो वो मैराथन के लिए अभी देखो कितने अपने रिस्पेक्टिव सोसाइटीज में जॉगिंग करेंगे या वॉकिंग करेंगे, ये सब वो कल्चर डेवलप हुआ, तो उसको लगा ये तो यार पब्लिक हेल्दी हो जाएगी, हेल्दी होगा तो जब हेल्थ कॉन्शियस होगा तो सब सिगरेट छोड़ेंगे, करेक्ट। और ये ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट एक दिन अगर बोलती बैन, टबैको बैन पूरा, अभी तक नहीं कर दिया तो बिजनेस जीरो हो गया एक दिन में, तो उनको लगा नहीं यार ऐसे डर के नहीं जी सकते, तो हाँ, तो उन लोग ने ये स्टार्ट किया कि हम लोग डाइवर्सिफाई करना है अदर एरियाज में। उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया होटल बिजनेस, आईटीसी ग्रुप ऑफ होटल्स।
उसको क्या हुआ, उन्होंने कैसे उनको सक्सेस मिला उस में, उन लोग ने एक नया दिमाग लगाया उसमें, मतलब कहते अपने होटल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कंस्ट्रक्शन में कितना टाइम लगेगा, लैंड खरीदो, कंस्ट्रक्ट परमिशन अप्रूवल्स लो। उन लोगों ने ना एग्जिस्टिंग होटल्स जो नहीं चल रहे थे, मतलब जो आप लोग चला नहीं पा रहे हो पर मुझे आता है चलाना, ठीक है, तो मैं उसको खरीद लूंगा, आप कर रहे हो लॉस में। और उसने तो क्या किया, मतलब सबसे पहले ना उसने जो पुराने राजास थे ना, जो अपने आप को अभी भी राजा समझते हैं, अरे मतलब एंसिस्टर्स उनके राजास थे, ठीक है, अब वो डिसेंट से उनके तो है, तो अभी भी उनको अपने एरिया में अभी भी राजा ही बोलते हैं। वो नॉर्मल काम तो कर नहीं सकते, ऐसे जॉब सुबह बैग लेके जाएंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो उन लोग सब आलसी है, सब लेजी पीपल होते हैं। वो विंटेज गाड़ी में घूमेंगे, सबसे सलाम लेंगे और उनका कुछ खास, पर उनको क्या मालूम है, अब उनको तकलीफ क्या होती थी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तो बाप दादा छोड़ के गए, मैनेज कैसे करेंगे, मेंटेन करना। अपने 2 BHK 3 BHK में भी बाइक कितना लेती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड, अगर वो इतना बड़ा महल छोड़ के गए, उसका मेंटेनेंस खर्चा लगेगा ना, और इन लोग की इनकम तो होती नहीं कुछ, तो इन लोग के सारे वो सब है ना प्रॉपर्टीज है ना, सब खराब ही हो रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया, आईटीसी ने उनको अप्रोच किया ऐसे लोगों को कि भाई देखो आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, इसको हम ठीक करेंगे, आपसे 1 भी रुपया नहीं लेंगे, पूरा अच्छे से मस्त चकाचक कर देंगे, फर्स्ट थिंग। दूसरा, इसमें हम लोग होटल हेरिटेज होटल में कन्वर्ट करेंगे, और इसमें जो भी कलेक्शन आएगा उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपको रॉयल्टी मिलेगा। तो वो खुश, एक तो खर्चा भी वो कर रहे हैं, ठीक भी वो करके देंगे, और ऊपर से अपनी रेगुलर इनकम चालू, बराबर है। तो इन लोग ने काफी लोग, और उसमें मतलब ऐसा नहीं कि अगर समझो 40 कमरे हैं उसमें तो पूरा 40 होटल नहीं, तो फिर वो राजा का रहेगा। तो उनका एक अलग से एरिया होता था, 10 रूम से ऐसा कुछ, ऐसे कॉर्डन ऑफ एरिया होती है कि यहाँ पे वो रॉयल फैमिली रहेगी, बाकी होटल्स में जाएगी। तो मतलब ठीक है ना, अच्छा है, सब चीज अपने लिए अच्छा है, तो विन विन सिचुएशन। और आईटीसी ने क्या किया, वो हेरिटेज होटल्स है ना, फॉरेनर्स को तो वैसे भी वो ये चलता है, पुराना हेरिटेज, ये यहाँ पे राजा रहता था, ये वो, तो वो 10,000 के बदले 15,000 का रेट हेरिटेज में होता है, ठीक है। तो वो हेरिटेज में लोग क्या, तो नई चीज को भी ऐसा पुराना करके खराब कर देते, ये 2 साल नहीं, ये 2000 साल पुराना है, धरती से निकला है, ऐसा बता के, और हाँ उसकी वैल्यू एंटीक बोल देते, ठीक है। तो और वो सुपर डुपर हिट हो गया, मतलब उनके होटल्स, क्योंकि आईटीसी से कंपनी, अब कंपनी का क्या होता है, एक कंपनी का दूसरे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो कॉर्पोरेट बुकिंग्स होने लग गई। कॉर्पोरेट बुकिंग्स मतलब क्या, अभी समझो फॉर एग्जांपल रिलायंस को कुछ कॉन्फ्रेंस करना है, 40 रूम चाहिए और कॉन्फ्रेंस रूम चाहिए, तो आईटीसी के साथ टैप, सिप्ला को करना है 30 से 10, तो सबके साथ टैप के साथ क्या मेरी कॉर्पोरेट बुकिंग्स होती थी, मतलब फिक्स्ड है कि मेरे को इतने इतने रूम्स मेरे जाएंगे ही जाएंगे, तो वो तो एश्योर्ड बिजनेस हो गया। होटल बिजनेस में क्या होता है, अगर आज रूम नहीं गया तो हमेशा का लॉस हो गया, परमानेंट लॉस हो गया ना वो आज का, उसको वापस रेक्टिफाई नहीं कर सकते। अरे इट इज नॉट अ प्रोडक्ट कि आज नहीं बिक गया तो शायद कल बिक जाएगा, आज का दिन गया तो आज का जो आने वाला था वो तो गया ही, तो इसलिए उनको तो फिक्स्ड एश्योर्ड चाहिए कि मेरा रूम जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो वो उन्होंने कॉर्पोरेट बुकिंग्स की ना, वो उसका बेनिफिट हो गया। छोटा होटल वो कॉर्पोरेट कनेक्शंस नहीं होंगे, लेकिन इतना बड़ा जायंट है तो उसके तो कॉर्पोरेट कनेक्शंस होंगे, इनकी तो मिनिस्ट्री में भी पहचान थी, आईटीसी वाले के तो बड़ी मिनिस्ट्री में पहचान होगी, तो सारी कॉर्पोरेट बुकिंग्स की वजह से उनका फुल हो गया, प्लस हेरिटेज कर दिया तो फॉरेनर्स का भी बेनिफिट मिल गया। तो वो सक्सेसफुल हो गया ना, तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं हम लोग ये कर सकते। तो फिर उन्होंने और दूसरे जो होटल्स है जो नहीं चला पा रहे उनको लेते गए, फिर खुद का भी चालू किया, जैसे जैसे अपने मुंबई सेंट्रल में है आईटीसी मराठा, तो वो खुद ने कंस्ट्रक्ट किया खर्चा करके, अदरवाइज उन्होंने, उनका नॉर्मल क्या होता है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी खरीद लेना। फिर उसके बाद तो उन्होंने बहुत कुछ किया, वो आईटीसी सनफीस्ट, सनफीस्ट मालूम है, वो बिस्किट्स आते हैं, फिर एक वो आटा भी आता है पिल्सबरी या ऐसा कुछ वैसा टाइप का, फिर बुक आती है, बहुत सारी चीज में डाइवर्सिफाई कर दिया। फिर गारमेंट्स में भी है, तो अब उनका क्या है मालूम है, जितना उनका कलेक्शन होता है ना सेल्स, more than 36% is from non-cigarette business and 64% approximately is from cigarette business, which eventually by 2030 उनका टारगेट है कि cigarette business should contribute only 20% of sales, 80% नॉन सिगरेट बिजनेस होना चाहिए, कि फिर बाद में अगर गवर्नमेंट बैन भी करती है या पब्लिक हेल्थ कॉन्शियस होकर बंद भी करती है तो अपना 80% तो सेफ है, मतलब कंपनी विल सर्वाइव। सेम लॉजिक पे देखो रिलायंस भी अभी क्या कर रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अगर देखोगे, पहले उसका ट्रेडिशनल बिजनेस था क्या, नेसेसिटी वाला, पेट्रोलियम मेन था ना, केमिकल पेट्रोकेमिकल से सब,
अब उसको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, उसको भी ईवी आएगा, तो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट का डिमांड कम हो सकता है, तो ऑटो इसलिए वो सऊदी को, अरामको को बेचने की स्टेक कोशिश कर रहा है। उसने न्यू एज बिजनेसेस को स्टार्ट किया, जैसे जियो, तो जियो को अभी उसने पार्टनरशिप फेसबुक के साथ भी कर दिया, गूगल के साथ भी कर दिया, ये सब कर दिया कि भाई एश्योर्ड बिजनेस मिलते रहेगा इनसे, ठीक है। फिर रिलायंस रिटेल, यू नो इंडिया का सबसे बड़ी कंपनी है, नहीं मालूम? मेरे को भी मतलब सरप्राइज था मेरे को, तो रिलायंस के कितने तुम लोग को अपने को मॉल दिखते, एक बार रिलायंस ट्रेंड दिखता है, लेकिन रिलायंस का अलग से वो गारमेंट वारमेंट का दिखता है इतना, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो नंबर 2 कौन है, डीमार्ट। उसका सेल्स है 16,000 से 17,000 करोड़ रुपया साल का, डीमार्ट का। रिलायंस रिटेल का कितना सेल्स है मालूम है? 1,80,000 करोड़। डीमार्ट तो बहुत दिखता है, ये तो दिखता भी नहीं मेरे को तो, और फिर भी 10-12 गुना सेल्स है। मतलब रिलायंस रिटेल का प्रॉफिट है 15-16,000 करोड़, जितना सेल्स है सामने वाले का। तो और वो इसको और किस लेवल पे लेके जाएगा ना, वो वैसे भी पावर तो उसका हर तरह से, उसका मसल मतलब फाइनेंशियल पावर भी है और पॉलिटिकल पावर, तो वो जिस लेवल पे लेके जाएगा, सोचो ना, वोडाफोन जैसी कंपनी को भी बर्बाद करने पे लेके आ गया, ऑलमोस्ट वही हो गया ना, क्योंकि उसको मोनोपोली चाहिए। वो पब्लिक को डेटा जो इंडिया में लेके आया ना मेन, वो रिलायंस ही लाया। उसके पहले डेटा वॉज कॉस्टिंग, ठीक है, कॉस्टली होता था, और इंडिया इज द लोवेस्ट कॉस्ट, हैज द लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ डेटा इन द वर्ल्ड। उसने आदत लगा दी पब्लिक को, पहले नहीं तो होता था 1 GB का इतना ऐसा चार्जेस लगता था, अभी कोई दिखता है क्या? कोई नहीं, क्योंकि उसने इतना सस्ता कर दिया। अब पब्लिक को आदत लगा दी, आदत लग गई तो क्या होगा, अब एक दिन खाना नहीं मिलता है, चलता है, चार्जर नहीं मिलेगा ना, तो अपनी आत्मा से बाहर जाके वापस आ जाती है, होता है, क्योंकि डेटा नहीं होगा ना तो अपने को तकलीफ हो जाती है। उसने आदत लगा दी है, क्योंकि उसको मालूम है जैसे ही बाकी कॉम्पिटिटर निकल गए ना तो मैं राजा हूं। फिर वो 300 रुपए मिनिमम के बदले, मिनिमम डेटा पैक 300 के बदले 1000 भी करेगा तो भी पब्लिक देगी, एक बार एक खाना कम खाएगी, लेकिन वो 1000 रुपए देगी, उनको वही चाहिए, बराबर है। एक तो पॉपुलेशन एडवांटेज इंडिया का सबसे बड़ा 150, एज्यूमिंग 70%, आजकल तो बच्चों के पास भी होता है, 70% लोग के पास हुआ, मतलब 100 करोड़ मोबाइल फोन। अगर इन लोग मालूम है, अब जैसे बीच में 2 महीने पहले सबकी हालत खराब थी ना, तो सबने अपना रेट पैकेज वो पैक बढ़ा दिया, वो शायद 40-50 रुपए कुछ फर्क किया ना, तो कितना फर्क होता है मालूम है हम लोग को? सोचो ना, 50 रुपया पर मंथ बढ़ा रहा है, अपने को तकलीफ नहीं होगी लेकिन उनको बहुत फायदा होता है। 50 रुपए पर मंथ, साल का 600, बराबर है। अब रिलायंस के पास है 40 करोड़ कस्टमर, 600 इंटू 40 करोड़, 24,000 करोड़ सेल्स बढ़ेगा। अच्छा एक्स्ट्रा हो रहा है क्या? ये चीज को 200 के बदले 250 में बेच रहा हूं, तो पूरा 24,000 करोड़ प्रॉफिट। जस्ट इमेजिन व्हाट टाइप ऑफ इनकम दे आर गोइंग टू जनरेट। तो ये आईटीसी ने जो स्टार्ट किया ना, डाइवर्सिफिकेशन मतलब किसमें किया? अनरिलेटेड बिजनेस में, ठीक है, वो उसमें सक्सेसफुल हुआ। उसके लिए भी लोग करते हैं कि इंस्टेड ऑफ मैं नया स्टार्ट करूं, इससे अच्छा तुमने ऑलरेडी किया हुआ है ना, तो तुम्हारा ही खरीद ले दूं, ठीक है। और लास्ट एक ये भी रीजन होता है, टैक्स बेनिफिट। अब टैक्स बेनिफिट क्या होता है? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये कंपनी सबने सुनी है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक ये भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, और एक और पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट एंटरप्राइज, इंडियन आयरन स्टील कंपनी। स्टील बनाने के लिए जो मेजर रॉ मटेरियल होते हैं 3, एक होता है आयरन ओर, दूसरा होता है कोकिंग कोल, और तीसरा होता है एश। ये सब तो 10-15% है, 80% ऑफ स्टील इज आयरन ओर। आयरन ओर की माइंस होती है, और माइंस है ना गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, तो इसके पास है ना माइंस थी, आयरन ओर की माइंस थी, जितना आयरन निकाल सके एक्सट्रैक्ट कर लो। और ये स्टील बनाने वाली कंपनी, मतलब ये इनसे रॉ मटेरियल खरीदती थी, ठीक है। ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, इसके बुक्स में है ना अराउंड कुछ 6-7 हजार करोड़ का लॉस था, बुक्स में लॉसेस था। लॉस मेकिंग कंपनी मतलब प्रीमियम पे मिलती है, सस्ते में मिलती है? सस्ते मिल रही है। तो इसने ना इस कंपनी को टोटल 2,000 करोड़ में खरीद लिया। तो लॉस मेकिंग कंपनी का 2,000 करोड़ मिल रहा था, उसको तो फायदा ही था, ये बिक गया, मतलब इसमें इसके ज्यादा गया। इसको फायदा क्या हुआ? इसका लॉस, जिस ईयर इसने लिया था ना, उस साल स्टील का बम्पर पीरियड था, तो इसको 10,000 करोड़ का प्रॉफिट था,
10,000 करोड़ पे 30% के हिसाब से कॉर्पोरेट टैक्स 3,000 करोड़ टैक्स भरना पड़ रहा था, लेकिन इसने इसको खरीद लिया तो एक बिजनेस का लॉस इसके सामने सेट ऑफ हो गया। तो अभी कितना हो गया, 4,000 करोड़ पे भरा, मतलब 1,200 करोड़ भरा, मतलब 6,000 करोड़ पे 30% टैक्स बचा, 8 करोड़ टैक्स बचा और पूरी कंपनी 2,000 करोड़ में खरीदी। अरे 2,000 जो दिया 1,800 तो मुझे वैसे ही मिल गया वापस, तो मुझे 200 करोड़ में मिल गई कंपनी। तो यहां पर है ना, द पर्पस ऑफ एक्विजिशन वाज ओनली टैक्स बेनिफिट, कि मुझे तुझे खरीद के फायदा हो रहा है, टैक्स मेरा बच रहा है और मेजर पार्ट बच रहा है कि मेरा 90% ऑफ द कॉस्ट फायदा वापस मिल गया, इसीलिए खरीदा था और कोई रीजन नहीं था। अदरवाइज वैसे भी चल रहा था कि ये इसे रॉ मटेरियल खरीदता था। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो दिस आर मेनी रीजंस व्हाई मर्जर्स एंड एक्विजिशन टेक्स प्लेस। अभी यहां पर ये तो चलो बेनिफिट्स हो गए। अब व्हाट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस जो हम लोग को सम्स में करने पड़ेंगे। सबसे पहले एक होता है एक्सचेंज रेशियो। ये क्या होता है बताओ? जब भी एक कंपनी दूसरे को खरीद, तो जो भी अमाउंट डिसाइड होता है कि मैं समझो आपको 100 करोड़ को, क्या बोलते हैं 100 करोड़ को, परचेज कंसीडरेशन, ये वर्ड सुना है आपने, पीसी। अब वो मुझे आपको पे करना है, तो मैं पे करने के दो तरीके होते हैं, या तो मैं कैश में दूं, कैश मतलब चेक बैंक फॉर्म में, या शेयर्स, शेयर्स मतलब मैं आपके 100 करोड़ के शेयर्स दे दूंगा आपको, तो भी पेमेंट कर दिया ना। सो ये एक्सचेंज रेशियो कब आता है मालूम है? जब पेमेंट इज मेड इन शेयर्स। तो एक्सचेंज होगा ना, मैं आपका शेयर्स ले लूंगा और बदले में मेरा शेयर्स दूंगा। समझ में आया? तो एक्सचेंज रेशियो कैसे डिसाइड होता है? मतलब आपके एक शेयर के सामने मुझे मेरा कितना देने का, वो जो रेशियो डिसाइड होता है उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेशियो। तो वो डिसाइड कैसे होता है, उसके 3 तरीके होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, ऑन द बेसिस ऑफ एनएवी, या पहले मार्केट प्राइस लेता हूं, और ऑन द बेसिस ऑफ एनएवी या इंट्रिंसिक वैल्यू। एक्सचेंज रेशियो, अभी फॉर्मूला क्या हो सब मैं समझाता हूं, पर लेकिन पहले लॉजिकल समझो। मेरे को मैं नहीं समझाने से पहले मुझे आपसे आप लोग से आंसर चाहिए। समझो मेरी कंपनी ए है, ये बायर कंपनी है, और बी इज अ सेलर कंपनी। इसका और हम लोग समझो ये मेथड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। मेरा शेयर 100 रुपए का है, तो आप लोग का शेयर 50 रुपए का है, तो एक्सचेंज रेशियो क्या होगा? नहीं ऐसा दो नहीं, 1:2 के 2:1। मुझे लगा ही था यही आंसर आएगा। जनरली जो रॉन्ग आंसर होता है उसमें मेजॉरिटी होती है आंसर। 2:1 कैसे होगा? मेरा 100 शेयर रुपए का है और तुम्हारा 50 रुपए का है, मैं अपना 2 दूंगा तुम्हारे एक के लिए, उल्टा होगा ना। 50 रुपए का शेयर एक, तो तुम्हारे 2 शेयर की वैल्यू 100 हो गई और मेरे एक शेयर की 100 है, तो मैं अपना एक शेयर दूंगा आप लोग के 2 शेयर के सामने, तो रेशियो क्या हो गया? 1:2 या 0.5:1। जनरली 0.5:1 एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि रेशियो है ना हमेशा -1 होता है, 1 राइट साइड में आता ज्यादा। समझ में आया? तो वो रेशियो ये हुआ एक्सचेंज रेशियो। तो फॉर्मूला क्या हो गया? वो 1/2 कैसा है? तो चलता है ना फ्रैक्शन में, तो क्या हो गया? आप कभी भी जो प्रैक्टिकल कंपनीज का भी जब रेशियो डिसाइड होता है, इट इज समथिंग इज टू 1 ही होता है। वो 0.6666 होगा ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो जो भी आएगा फिगर, नंबर ऑफ शेयर्स राउंड ऑफ हो जाएगा, लेकिन उसको एक्सप्रेस 1:2 नहीं करते। इवन बुक्स में भी देखोगे तो 0.5:1 करेंगे। ऑल्दो ऐसा रॉन्ग नहीं है वो, बट दिस इज द राइट वे। तो अगर इसमें मैं पूछता हूं आप लोगों को फॉर्मूला कैसा है? 0.5:1 आया ना आंसर, वो समझ में आया? 0.5:1 फॉर्मूला क्या हुआ? 100/50 या 50/100? हाँ, तो फॉर्मूला क्या हो गया? मार्केट प्राइस ऑफ सेलर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ बायर। आप समझे? तो इधर फॉर्मूला हो गया मार्केट प्राइस ऑफ सेलर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ बायर। अब उस लॉजिक से इधर का बता दो। अभी मार्केट प्राइस नहीं, ईपीएस के बेसिस पे। हाँ, ईपीएस ऑफ सेलर अपॉन ईपीएस ऑफ बायर। तो हमेशा सेलर अपॉन बायर होना चाहिए, बायर अपॉन सेलर नहीं। इधर एनएवी ऑफ सेलर अपॉन एनएवी ऑफ बायर। एनएवी क्या होता है? पर वो हाँ, एग्जीक्यूटिव में एक टॉपिक था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। उसमें शेयर्स को वैल्यू करने के 3 मेथड होते थे। तो पहला था इंट्रिंसिक वैल्यू, वही इंट्रिंसिक वैल्यू को एनएवी बोलते हैं। उधर का फॉर्मूला याद है?
ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, याद है एसेट्स में से आउटसाइड को पे कर दो तो बचा हुआ ओन इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, याद है ऐसा फॉर्मूला, वंस अपॉन अ टाइम यू मस्ट हैव डन दिस। तो सिंपल लॉजिक है, देखो इसको ऐसे समझाता हूं मैं, इक्विटी कैपिटल समझो 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 1 लाख रुपया हो गया, रिजर्व है 3 लाख, डिबेंचर है 2 लाख, क्रेडिटर है 1 लाख, ये कितना हो गया 7 लैक्स, बराबर है। फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख, करंट एसेट्स 2 लाख, ठीक है। समझो फिक्स्ड एसेट्स की मार्केट वैल्यू है 10 लाख और इसका एनएवी निकालना है। तो आज अगर ये कंपनी बंद होती है तो फिक्स्ड एसेट बेचेंगे तो 5 लाख आएगा कि 10 लाख, और कैश बैंक स्टॉक ये सबका 2 लाख, 12 लाख आएगा। 12 लाख रुपया आएगा, वो पूरा इक्विटी शेयरहोल्डर को मिलेगा क्या? पहले बाहर वाले को पे करना पड़ेगा। तो ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, तो 12 में से 3 गया, 9 लाख बचा। वो 9 लाख किसको देंगे? वो 1000 शेयर होल्डर्स को। ये 1000 शेयर होल्डर्स है ना, तो डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो 900 रुपए एक जन का आया ना। लॉजिक समझा? तो वो फॉर्मूला क्या हुआ? ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, तो बचा हुआ पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का हो गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, तभी तो पर शेयर होल्डर का वैल्यू आएगा ना। ये होता है इंट्रिंसिक वैल्यू या एनएवी का फॉर्मूला। ये समझ में आया आप लोग को? तो दो फॉर्मूला है एनएवी के, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अगर मैं समझो ये मार्केट वैल्यू नहीं है तो इधर क्या होगा? 7 लाख माइनस 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख डिवाइड बाय 1000, 400 रुपया। तो दो तरीका है, या तो ऐसे करो एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, या ये दो 4 लाख डिवाइड बाय 1000, वो भी तो वही हो गया ना। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस ऑल टाइप ऑफ रिजर्व्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो भी वही इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला आ गया। ये समझ में आया आप लोग को? सो जनरली ये 3 मेथड चलते हैं इंडस्ट्री में, कि या तो मैं आपको मार्केट प्राइस के बेसिस पे खरीदूंगा, या अर्निंग के बेसिस पे, या एनएवी के बेसिस पे। और अगर ये तीनों एक्सेप्टेबल नहीं तो रैंडम, भाई जो करना है, या तो एवरेज, जैसा भी वो टेबल पे बैठ के डिस्कस होता है, ठीक है। फॉर्मूला हमेशा सेलर अपॉन बायर है। अभी करते कैसे है ये मैं आपको पूरा एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, और वैसे टाइप के अपने सम्स करेंगे, और फिर मैं आप लोगों को लिखाऊंगा सब चीज, ठीक है। तो समझो मैं अगर ईपीएस के बेसिस में बता रहा हूं, समझो ऐसे दो कंपनीज है ए और बी। ए इज द बायर कंपनी, बी इज द नेट प्रॉफिट। इधर 10,000 है, 10,000 है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स समझो इधर 2000 है, इधर 1000 है। अर्निंग पर शेयर ये वर्ड सुने, तो अर्निंग शेयर कैसे आएगा बताओ? 40,000 कंपनी कमा रही है 2000 शेयर होल्डर्स के लिए, तो एक शेयर होल्डर के लिए कितना कमा रही है? 20 रुपए ना, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, इधर 20 इधर 10। ये समझ में आया? ये एक रेशियो सुना होगा, प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो, बराबर है। तो अगर ये समझो 10 टाइम्स है और ये है समझो 5 टाइम्स, तो मार्केट प्राइस कैसे आता है? ईपीएस को हम लोग पी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मार्केट प्राइस होता है। क्यों? क्योंकि पी का फॉर्मूला क्या है? पी अपॉन ई, नाम में ही फॉर्मूला है, पी अपॉन ई। पी मतलब प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस, और ई मतलब, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मार्केट प्राइस। और एनीवेज लॉजिक भी 10 टाइम्स पी रेशियो मतलब प्राइस इज 10 टाइम्स ऑफ अर्निंग, तो अर्निंग 30 रुपए है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया यहां पे 50 रुपया, ठीक है। इसको मैं वापस नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करूं, कितने? 2000 है। ये एक शेयर की मार्केट वैल्यू है, ऐसे 2000 शेयर, तो पूरे कंपनी की वैल्यू कितनी होगी? ये तो एक की है ना, तो पूरे कंपनी की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द मार्केट वैल्यू या मार्केट कैप, या मार्केट वैल्यू भी चलेगा। कितना आ गया? 4 lakhs। और इधर वापस इंटू 1000 करेंगे तो 50,000। ये समझ में है? अच्छा, अगर अर्निंग पर शेयर पे बेसिस पे अगर आप लोग को सम में दिया है फाइंड आउट द एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, तो फॉर्मूला क्या होगा? ईपीएस ऑफ सेलर अपॉन ईपीएस ऑफ बायर। सेलर का ईपीएस कितना? 10 रुपया, बायर का 20 रुपीज, तो 0.5:1।
इसका मतलब ए अपना आधा शेयर देगा बी के एक शेयर के सामने। ये क्लियर? तो अगर उन लोग पूछते हैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स देने पड़ेंगे, अगर मैं अपना आधा शेयर दूंगा इसके एक शेयर के सामने, तो बी के 1000 शेयर्स है, 1000 है ना टोटल, उसके सामने मुझे अपने कितने देने पड़ेंगे? 500 शेयर। इज दिस क्लियर? सो पोस्ट मर्जर सिचुएशन क्या हो जाएगा? मर्जर के बाद कंपनी का, मर्ज्ड कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा? अगर उन लोग ऐसा बोलते हैं देयर इज अ सिनर्जी गेन ऑफ 5000 रुपीज, तो मतलब ये 40 कमा रहा था, ये 10, लेकिन मर्जर की वजह से और 5000 का फायदा होगा, तो कितना कमाएंगे? 55। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो एज्यूम करेंगे कि सिनर्जी गेन नहीं है, तो भी 50,000 तो रहेगा ना। तो अगर एज्यूम किए 50,000 ही रहेगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अभी पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ, ये 2000 तो रहेंगे, ये 1000 रहेंगे क्या? इनको तो मैंने 500 देके खत्म कर दिया ना, सो टोटल रहेंगे। So what will be the merged company's EPS? 50,000 divided by 2,500. 20. Is that clear? Now, तो देखो प्री मर्जर बायर का ईपीएस कितना था, पोस्ट मर्जर, तो कहना इसे प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर ईपीएस विल बी सेम। ये खाली किस में होता है? ये वाले मेथड में, इनमें नहीं। वो भी मैं प्रूव करा था, इसमें नहीं होता है, खाली इसी में होगा। मतलब अगर कभी उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा ना, कैलकुलेट द एक्सचेंज रेशियो इन सच अ वे दैट देयर शुड बी नो डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब समझता है डिक्रीज, और एक्रीशन इन ईपीएस, मतलब ना तो नुकसान होना चाहिए ईपीएस में, ना बढ़ना चाहिए ईपीएस, तो कौन सा रेशियो करने का? ईपीएस के बेसिस पे। ये समझ में आया? क्योंकि ये सेम है। इज दिस क्लियर? अच्छा, इनटू पी, अगर क्वेश्चन में बोलेंगे कि पोस्ट मर्जर पी रेशियो विल बी 9 टाइम्स, तो 9 से मल्टीप्लाई करने का। नहीं बोला है तो कौन सा पी सेम रहेगा? 10 के 5? 10, क्योंकि बायर का, बायर तो एग्जिस्टेंस में रहेगा ना, सेलर तो निकल जाएगा, तो 10 रहेगा। तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 200 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 2500, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 लाख। इज दैट क्लियर? अच्छा, नाउ इफ अगर मुझे प्रूव करना है कि कुछ फायदा है, नुकसान नहीं हो रहा है ईपीएस में, ठीक है, या चलो एक बार पी रेशियो में थोड़ा चेंज करता हूं, ये 9 कर दिया, ये कितना हो गया? 180 इंटू 2500 कितना हो गया? 4,50,000। ठीक है, अगर मैं पूछता हूं ईपीएस में कुछ फायदा है कि नुकसान है कि नहीं, इस एग्जाम्पल में ईपीएस में कुछ फायदा नुकसान है? ए को कुछ फायदा क्या? ए के शेयर होल्डर्स के लिए, ए के शेयर होल्डर को पहले कितना मिल रहा था? 20, मर्जर के बाद भी कितना मिल रहा है? तो कोई फायदा नुकसान है? बी के शेयर होल्डर को फायदा है? मुझे लगा था ये आंसर दोगे, नहीं है। सुनो, हाँ देखो, तुम्हारे पास कितना शेयर था पहले? एक शेयर था सेलर कंपनी का। कंपनी कितना कमा रही थी? 10, आपको 10 रुपए मिल रहा था हर साल। अब मैंने आप शेयर्स ले लिए, वो एक शेयर के सामने मैंने अपना कितना दिया? एक दिया कि आधा दिया? आधा शेयर दिया, तो आपको 20 रुपए दूंगा क्या? ये तो पर शेयर है, आधे शेयर में तो 10 ही दूंगा ना। एक होता, समझो आपके 2 शेयर थे पहले, 2 शेयर आप कंपनी कितना कमा रही थी आपके लिए? 10 रुपया ईच, तो 2 शेयर पे आपको कितना मिला था? 20। अब वो 2 मैंने ले लिया आपसे, उसके पहले कितना दिया मैंने? और एक शेयर पे अभी कितना दूंगा? अरे एक शेयर पे अभी 20 ही दूंगा ना, तो भी आपको पहले भी 20 मिल रहा था, अभी भी 20 मिल रहा है। सो इज देयर एनी एक्रीशन टू यू, डाइल्यूशन टू यू? तो सेलर को भी नहीं है और बायर को भी नहीं है। ये लॉजिक समझ में आया आप लोग को? वापिस से बताने की जरूरत है? तो इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, मैं इधर लिख देता हूं, एक बार इधर लिख देता हूं, ए बी, प्री मर्जर पोस्ट मर्जर। अगर आप बायर कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, बायर ए के, तो अगर आपके मर्जर के पहले एक शेयर था, तो मर्जर के बाद कितने शेयर हो गए? एक ही रहेगा। क्यों? समझो, एक मिनट ऐसे समझो, लेट्स यू आर ऑल बायर कंपनीज एंड से यू आर द सेलर कंपनी, ठीक है। अब हम लोग कर क्या रहे, मैं समझो कंपनी हूं, ठीक है, कंपनी एंड शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट। सो अगर कंपनी ने डिसाइड किया इस कंपनी को खरीदना है, तो मैं आपसे लेके शेयर इसको दे रहा हूं क्या? नहीं, मैं अलग से नया शेयर इनको दे रहा हूं और इनका शेयर मेरे पास रख रहा हूं। आपके शेयर होल्डिंग में कुछ फर्क पड़ा? तो अगर पहले भी आपके पास एक शेयर था, तो मर्जर के बाद में भी एक ही शेयर रहेगा।
पहले भी कंपनी आपके लिए 20 रुपए कमाती थी, अभी 20 कमा रही है, सो देयर इज नो एक्रीशन और डाइल्यूशन। ये समझ में आया? बी, अब मैं इनकी बात कर रहा हूं, इनके पास अगर एक शेयर था पहले प्री मर्जर, तो अभी कितना हो गया? आधा शेयर। पहले कंपनी इनके लिए कितना कमाती थी? इनकी पुरानी कंपनी 10 कमाती थी, अभी नई कंपनी 20 कमा के देगी, 20 लेकिन आधे शेयर पे, वो 10 ही रुपए हो गया। सो देयर इज नो एक्रीशन और डाइल्यूशन। सो इफ दे आस्क यू कैलकुलेट द एक्सचेंज रेशियो इन सच ए वे दैट देयर शुड बी नो बेनिफिट और लॉस, सो इसमें नो एक्रीशन और डाइल्यूशन इन ईपीएस। अच्छा, इन केस इफ दे आस्क यू एक्रीशन और डाइल्यूशन इन ईपीएस नहीं, इन मार्केट प्राइस, तो देखो पहले भी आपके बायर कंपनी का एक शेयर था, आफ्टर भी एक शेयर है। पहले एक शेयर की मार्केट प्राइस कितनी थी? 200 रुपए, अभी एक शेयर की मार्केट प्राइस 180, तो 20 रुपीज कम हो गया, तो इसको बोलते डाइल्यूशन। यहां पर अगर पहले आपके पास एक शेयर था तो अभी कितना हो गया? हाफ शेयर। पहले आपके एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 50, अभी एक शेयर की वैल्यू 180 है, तो हाफ शेयर की वैल्यू 90, तो आपको तो फायदा हुआ कि नहीं? 50 के पहले 90 मिला, तो 40 रुपीज, इसको बोलते एक्रीशन। ये समझ में आया? अच्छा, अगर ये सेम क्वेश्चन अगर कंपनी ने डिसाइड किया है एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस के पहले ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, तो नाउ यू टेल मी एक्सचेंज रेशियो कितना होगा? मार्केट प्राइस ऑफ सेलर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ बायर, 50 अपॉन, सो 0.25:1। ये समझ में आया आप लोग को? मतलब ए अपना 0.25 शेयर देगा बी के एक शेयर के सामने, तो बी के 1000 शेयर के सामने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 शेयर्स टू बी इश्यूड। इज दिस क्लियर? अब पोस्ट मर्जर ये क्या होगा? ये मैं इधर चेंज कर रहा हूं, ये 50,000 ही होगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? ये 2000 और 250, बराबर ना? सो 22, तो ईपीएस कितना हो जाए? 50,000 डिवाइड बाय 2250, 20.22। सो बताओ अभी एक्रीशन डाइल्यूशन होगा कि नहीं? 20 का 22.22 इंटू पी अगर 9 है तो 1 मतलब 200, और अगर पी रेशो नहीं दिया होगा तो क्या किसका सेम रहेगा? बायर का कि सेलर का? बायर का, तो फिर 10 हो जाएगा, और जो भी हो फिर 250 शेयर्स वो मार्केट वैल्यू आ जाएगी। इज द लॉजिक क्लियर? इधर फर्क पड़ेगा ईपीएस में, इधर फर्क पड़ेगा। हाँ, पहले एक शेयर 20 का था, अभी एक शेयर पे कितना कमा रहे हैं? 22.22, सो 2.22 का एक्रीशन। इधर पहले एक शेयर पे कितना कमा रहे थे? 10, अभी कितना मिल रहा है आपको? 0.25 शेयर इंटू 22.22, सो 22.22 इंटू 0.25, 5.55, सो 10 रुपए के पहले 5.55, तो 4.45 का नुकसान, डाइल्यूशन। समझ में आया आप लोग को? ये कंसेप्ट समझा कि नहीं? ठीक है, सो इसमें आपको है ना स्टार्टिंग के सम्स में 4 चीज पूछते हैं। एक पूछते हैं एक्सचेंज रेशियो, वो समझ में आया? दूसरा पूछते हैं पोस्ट मर्जर ईपीएस एंड मार्केट प्राइस, पोस्ट मर्जर ईपीएस एंड मार्केट प्राइस, ये भी निकालना आता है। थर्ड आपको पूछते हैं एक्रीशन और डाइल्यूशन इन ईपीएस और मार्केट प्राइस, ये 3 चीज सिखा दिया। फोर्थ वाला आगे के समझ जाऊंगा, ट्रू कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मर्जर, ये मुझे सिखाना बाकी है। 3 सिखाया मैंने, ये इतना बात क्लियर? ठीक है, तो अभी आप लोग पहले लिखो मर्जर्स एंड एक्विजिशन प्रैक्टिकल सम्स। और इसमें लिखो बेनिफिट्स या रीजंस। तो ये 5 बेनिफिट लिखते हैं।
फिर यहां तक करने के बाद ये डायग्राम एक्सचेंज रेशियो का, अच्छा ये वाले मेथड में प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर ईपीएस सेम रहता था, पहले भी 20 बाद में 20, तो यहां पर लिख दो प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर ईपीएस विल बी सेम। तो अगर ईपीएस सेम ही रहेगा तो कोई फायदा नुकसान होगा? ईपीएस में नो एक्रीशन नो डाइल्यूशन, तो देयरफॉर नो एक्रीशन और डाइल्यूशन in EPS to both shareholders, दोनों कंपनी के शेयर होल्डर्स को, तो बोथ कंपनी शेयर होल्डर्स। इसमें फर्स्ट वाले में ये लिख दिया। अच्छा फिर एक और लिखो खाली, ये सब ईपीएस और एमपी मालूम है, एनएवी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने क्या बताया था? ऑल एसेट्स साइड लायबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, या दूसरा इक्विटी कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो वो भी लिख दो एनएवी इक्वल टू all assets minus outside liabilities divided by number of equity shares or equity capital plus reserves divided by number of equity shares। अच्छा फिर एक पॉइंट लिखो, मतलब अगर समझो क्वेश्चन इज साइलेंट, कुछ बताया नहीं एक्सचेंज इशू किस बेसिस पे, खाली इतना बोला ए डिसाइड्स टू बाय बी एक्वायर बी ऑन व्हाट, ईपीएस मार्केट प्राइस या एनएवी, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो कौन सा मेथड साइलेंट लेंगे? मार्केट प्राइस। क्यों? क्योंकि लॉजिकली मार्केट प्राइस हैज मोर वेटेज, क्योंकि वो अभी का लेटेस्ट प्राइस है। अच्छा दूसरा बेनिफिट, ईपीएस पूरे साल का एक ईपीएस होता है, रोज चेंज नहीं होता है, मार्केट प्राइस रोज चेंज होता है, तो डायनामिक इज दिस, इसलिए इसको प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो वो लिख दो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, if the question is silent, we should assume the following. First,
exchange ratio should be on the basis of market price. सेकंड, अच्छा अगर ऐसा क्वेश्चन में पी रेशियो नहीं बोला है कि मर्जर के बाद क्या पी रेशियो होगा, तो किसका सेम रहेगा, सेलर का कि बायर का? हाँ, सो पी रेशियो ऑफ बायर will remain same post merger also. बट ये सब एजम्पशन कब लेना है, अगर नहीं दिए तो। और एक और थर्ड, सपोज अगर उन लोग खाली ये पूछते हैं कि वेदर द शेयर होल्डर्स आर बेटर ऑफ और वर्स ऑफ, ठीक है, लेकिन बता नहीं रहे किसके, बेटर मतलब फायदा के नुकसान, बेटर मतलब फायदा, वर्स ऑफ मतलब नुकसान, किसकी टर्म्स में, ईपीएस के बेसिस पे कि मार्केट प्राइस के बेसिस पे, तो किसका लेने का, मार्केट प्राइस। तो वो भी दो, एक्रीशन और डाइल्यूशन ऑन मार्केट प्राइस should be calculated. Should be calculated, ठीक है। तो एक अभी सम स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 207 पे है। तो नंबर 2, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर एक्वायरिंग फर्म मार्क लिमिटेड एंड टारगेट फर्म मास्क लिमिटेड। इसमें जो जो क्वेश्चन एग्जाम के है ना, मतलब जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है वो मैं आप लोग को बता दूंगा। ये एग्जाम क्वेश्चन है, मार्क लिमिटेड मास्क लिमिटेड। सो इसमें बायर कौन है, एक्वायरिंग फर्म मार्क लिमिटेड, एक्वायरिंग तो वो बायर हो गया, और टारगेट फर्म सेलर। अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है और पी रेशियो दिया है। सो इन्होंने 3 इंफॉर्मेशन दी है अपने को, बराबर है। मार्क, मास्क, ये फॉर्मेट बना लो आप लोग भी, ये फिक्स्ड फॉर्मेट है। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो अर्निंग पर शेयर आएगा। इसको मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो करेंगे तो मार्केट प्राइस आएगा। उसको वापस नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, मार्केट वैल्यू आएगा। तो ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन ये फॉर्मेट पहले बना लेने का। देखा, नेट प्रॉफिट ये कितना दिया है, 2000 लैक्स और इधर 400 लैक्स। नंबर ऑफ शेयर्स 200 लाख और इधर 100 लाख, करेक्ट। सो डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा 10 रुपीज, इधर आएगा 4 रुपीज, बराबर है। ये हो गया अर्निंग पर शेयर। फिर पी रेशियो दिए 10 टाइम्स 5 टाइम्स, तो इधर मार्केट प्राइस आएगा 100, इधर 20, ठीक है। फिर इसको वापस नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 200 20,000 लैक्स और यहां पे 2,000 लैक्स, ये समझा। तो लिख दो,
पहले ये फॉर्मूला बना लेने का। अच्छा, अभी इनका पहला क्वेश्चन उसमें क्या है, व्हाट इज द स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस। स्वैप रेशियो मतलब एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस बोला है। हाँ, तो मार्केट प्राइस ऑफ सेलर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ बायर, ये फॉर्मूला है। सेलर का मार्केट प्राइस है 20 और बायर का है 100, सो 20 अपॉन 100 इज 0.2:1। ये फर्स्ट क्वेश्चन। फिर दूसरा पूछा है, व्हाट इज द ईपीएस ऑफ मार्क लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, मतलब पोस्ट मर्जर ईपीएस पूछा है। अच्छा, थर्ड पूछा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ मार्क लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन एज्यूमिंग दैट द पी रेशियो ऑफ मार्क विल रिमेन अनचेंज्ड। सो मार्केट प्राइस आफ्टर एक्विजिशन मतलब ये पूछा है। एंड फोर्थ, व्हाट इज द डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड फर्म। मर्ज्ड फर्म का मार्केट वैल्यू मतलब ये पूछा है। तो देखो, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के लिए एक मार्क और मास्क, ये अपना कितना शेयर देगा, 0.2 देगा इसके एक के सामने। तो इसके टोटल 100 लाख शेयर है, उसके सामने ये अपना कितना देगा, 20 लाख शेयर्स टू बी इशूड। ये समझ में आया ना। पोस्ट मर्जर नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सिनर्जी किन दिया है क्या कुछ नहीं, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, 2400 लाख होगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये 200 लाख तो रहेगा और इधर 20 लाख दिया, तो डिवाइड करके ईपीएस आ जाएगा 10.9। तो ये पोस्ट मर्जर ईपीएस हो गया। इसको मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो करेंगे, वो बोला है इन्होंने ऑफ बायर सेम मतलब 10, तो इधर 109 हो जाएगा पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस। इसको वापस मैं नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एग्जैक्ट 24,000 लैक्स। एग्जैक्ट आता है, एग्जैक्ट ही आएगा। क्यों, देखो हम लोग कर क्या रहे, नेट प्रॉफिट को पहले किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ शेयर से, तो ईपीएस आ गया। इसको मैं बाद में किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ईपीएस को पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मार्केट प्राइस हो जाएगा। देखो, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस, ईपीएस को मैं पी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मार्केट प्राइस हो जाएगा। उसको बाद में वापस नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मार्केट वैल्यू हो जाएगा। ये नंबर नंबर कैंसिल, सो मार्केट प्राइस इंटू सॉरी नेट प्रॉफिट इंटू पी, 2400 इंटू 10, 24,000 ही आएगा। इधर भी देखो, 2000 इंटू 10, 20,000, 400 इंटू 5, 2000, क्योंकि मैं जिससे डिवाइड कर रहा हूं बाद में उसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, सीधा ये इंटू ये कंसेप्ट समझा। तो वो भले ही वो, क्योंकि इधर 10.90 के भी आगे कुछ होगा जिसको अब मैंने राउंड ऑफ किया ना 2 डिजिट तक, तो भी फाइनल आंसर क्या होगा, ये इंटू ये 2400 इंटू 10, 24,000। तो इसके अंदर सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों आ गया।
ये लिखा। अच्छा, अभी इसमें लास्ट पार्ट पूछा है, फिफ्थ, व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर ईपीएस आर टू बी सेम, दैट इज देयर शुड बी नो डाइल्यूशन इन द अर्निंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ कंपनीज। तो मतलब कैसे, कौन सा बेसिस पे होना चाहिए? हाँ, तो फिफ्थ का आंसर लिख दो, ये इधर लिख देता हूं, एक्सचेंज रेशियो शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। Exchange ratio should be on the basis of EPS, that is ये सेलर का EPS 4, बाय का 10, 4/10, 0.4:1। ये क्लियर? तो एक सम जैसे ये मैंने किया, एक आप लोग करोगे सिमिलर टाइप का सम। तो क्वेश्चन नंबर 4, Reliable Industries Limited is considering a takeover of Sunflower Industries Limited. So Reliable is the buyer and Sunflower is the seller. दोनों कंपनी का अर्निंग आफ्टर टैक्स दिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए, ईपीएस दिए और पी रेशियो दिए, 4 इंफॉर्मेशन दिए। विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन ये टेबल बन जाएगा आप लोग का। तो पहले ये करना है। फिर व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच कंपनी बिफोर मर्जर, तो ऑटोमेटिकली टेबल बनेगा, उसमें मार्केट वैल्यू बिफोर मर्जर आ गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो उधर ही सॉल्व हो गया। सेकंड, ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट्स द मैनेजमेंट ऑफ आरआईएल एस्टिमेट्स दैट अर्निंग्स विल इंक्रीज बाय 20%। तो अब इसका क्या करना पड़ेगा इस स्टेटमेंट का? तो अभी जैसे अगर ये सब होता, ये आरआईएल और ये एसआईएल, तो इधर 2000 और 400 है ना, तो इधर 2400 आ रहा था ना, तो 2400 प्लस 20%, वो जो भी आएगा वो आएगा इधर। क्लियर? अच्छा, व्हाट इज द न्यू पोस्ट मर्जर ईपीएस एंड प्राइस पर शेयर, तो इसके अंदर आ जाएगा पोस्ट मर्जर। एंड विल द शेयर होल्डर्स बी बेटर ऑफ और वर्स ऑफ देन बिफोर मर्जर इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस? सो बेटर ऑफ मतलब एक्रीशन और वर्स ऑफ मतलब डाइल्यूशन। किसमें बोला? इन मार्केट प्राइस। तो अपने को ये वाला करने का, ये समझ, ये मैं दो, बाकी तो कर सकते हो।
खाली मुझे ये वाला पार्ट बता दो। पहले तो एक्सचेंज रेशियो क्या है? 0.25:1। और नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड 250,000। क्या है, समझा? और पोस्ट मर्जर नेट प्रॉफिट 36 लाख डिवाइड बाई 10 लाख पहले का और 250,000, 12.5 लाख। तो ये 2.4 पी रेशियो 2.88 है इंटू 12.5 तो 360 लाख। यहां तक सबको आ गया। फिर पूछ रहे विल द शेयरहोल्डर्स बी बेटर ऑफ और वर्स ऑफ। सो प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर RIL SIL। जिसके बायर का एक शेयर पहले था उसके पास अभी भी एक ही शेयर होगा, और जिसके सेलर का एक शेयर है उसके पास मर्जर के बाद कितना हो जाएगा? 0.25 शेयर। इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस पहले कितना था मार्केट प्राइस? उधर 20 था और अभी हो गया 8.8 इंक्रीज हो गया। ये एक्रीशन हो गया। पहले सेलर का कितना था शेयर का प्राइस? 5 और अभी 28.8 इंटू 0.25 7.2। 5 के बजाय 7.2 सो 2.2 का एक्रीशन। समझा ये पार्ट? अभी क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इजी क्वेश्चन है। ABC इज कंसिडरिंग, अच्छा वो जो पहले सेकंड क्वेश्चन किया था ना मैंने, वो एक एग्जाम क्वेश्चन था। फोर्थ भी एग्जाम क्वेश्चन था, सिक्स्थ एग्जाम क्वेश्चन नहीं है। ABC is considering acquisition of XYZ. So ABC is considering acquisition मतलब ABC is the buyer and XYZ is the seller. नेट प्रॉफिट दिए, नंबर ऑफ शेयर्स दिए, EPS दिए, मार्केट प्राइस दिए, 4 इंफॉर्मेशन दी है। तो टेबल बन जाएगा पहले। Assume that NP of the two companies would remain the same after amalgamation, that is 36 lakhs। इधर 30 इधर 6 है तो 36 ही बोला है। Explain the effect on EPS of the merged company। इफेक्ट ऑन EPS ऑफ द मर्ज कंपनी मतलब क्या फाइंड करना है? EPS ऑफ मर्ज कंपनी मतलब पोस्ट मर्जर EPS निकालना है। इफ ABC ऑफर्स टू पे 30 rupees per share to the shareholders of XYZ in form of its shares, तो खाली फर्क क्या मालूम है? ये तो आप लोग कर सकते हो, या एक मिनट चलो ये फॉर्मेट बना लो, ABC और XYZ। सो 30 lakhs और 6 लाख प्रॉफिट दिया।
नंबर ऑफ शेयर्स है 6 लाख और 2,50,000। सो 30 लाख डिवाइड बाय 6 लाख 5 हो गया, और 6 लाख डिवाइड बाय 2.5 2.4 हो गया ना। पी रेशियो नहीं दिया है, मार्केट प्राइस 75.24 है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू हाउ मच इज 75, मतलब रिवर्स में आएंगे तो मल्टीप्लाई विल बी डिवाइड, तो 75 डिवाइड बाय 5 15, 24 डिवाइड बाय 2.4 10। इसको वापस नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 इंटू 6 450 लैक्स, और 24 इंटू 2.5 कितना आएगा 60 लैक्स। ये क्लियर? अच्छा, अब इन्होंने एक्सचेंज रेशियो बताया है क्या? बताया है। 30 रुपीज देंगे हम लोग इन टर्म्स ऑफ अवर मार्केट प्राइस। तो अभी देखो एक्सचेंज रेशियो कैसा आएगा। इसमें मेन एक्सचेंज रेशियो है, बायर का एक शेयर वो बायर अपना 30 रुपए में दे रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पर, नहीं सॉरी, बायर अपना एक शेयर, बायर सामने वाले को खरीदने के लिए, सामने वाले के एक शेयर के लिए 30 रुपए दे रहा है। आई एम रेडी टू पे यू 30 रुपीज। हमारे भरे शेयर की वर्थ 24 है, लेकिन मैं 30 रुपए देने को तैयार हूं, ठीक है। बदले में सामने मैं अपना शेयर ही दूंगा। मेरा एक शेयर कितने का है? तो अगर मैं अपना एक शेयर देता हूं तो मतलब मैंने आपको 75 रुपीज दे दिया, मुझे आपको 30 ही रुपए देना है, तो मुझे आपको एक शेयर देना है कि एक से कम शेयर देना है? तो क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 डिवाइड बाय 75। अरे 30 डिवाइड बाय 75 0.4, मतलब बायर कौन है? एबीसी विल गिव इट्स 0.4 शेयर अगेंस्ट 1 शेयर ऑफ XYZ, बराबर ना। तो एक्सचेंज रेशियो क्या हो गया? बराबर है। तो एबीसी अपना 0.4 देगा इसके एक के सामने, तो इसके 2,50,000 शेयर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 लाख शेयर्स टू बी इशूड, वो समझ में आया। फिर पोस्ट मर्जर कहां तक निकालना है? सिर्फ ईपीएस तक ही पूछा है ना, तो इतना ही करना है। समझा? डू दिस।
कितना रहा ईपीएस? 5.14। ये समझा? फिर तीन तीन सम के थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ, अब देखो कैसे टूटता है।